हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमीर अक्वी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, जिसका दूसरा नाम है टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में जो बनता है तो वो क्रेब साइकिल में कैसे जाता है, लिंकिंग स्टेप जो होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कवर कर चुके हैं, हम लोग एक इंटरमीडिएट लिंकिंग स्टेप कवर कर चुके हैं, जिसमें कि जो जो ये बताता है कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है टीसीए साइकिल, जिसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब साइकिल भी इसको कहते हैं। नाम बताना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आपको ये पूछा जाए और आपको पता ही ना हो कि टीसीए साइकिल का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है या इसका नाम क्रेब साइकिल है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिर हम कहेंगे कि हम लोग एक बार बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक देखते हैं, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि क्यों हम लोग ग्लाइकोलाइसिस या क्यों हम लोग क्रेब साइकिल पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग ने ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं। वो खाना जिसमें कि कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो खाना हम लोग का स्टमक में जाता है। ये हम लोग का खाना टूटता है। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, मतलब कि ग्लूकोज में टूटता है। कहाँ टूटता है? कुछ स्टमक में टूटता है, फिर वो इंटेस्टाइन में आता है और उसके बाद वो ब्लड में ये ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये ग्लूकोज जो है वो चला जाता है सेल के अंदर। क्या जरूरत है ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने की? द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज से एटीपी का, वो सेल के अंदर ही जाता है। तो कुछ भी कर लो, ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, तभी हम लोग चल पाएंगे, घूम पाएंगे या कुछ सोच पाएंगे। ओके, तो ये है पूरा प्रोसेस आप लोग का। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो स्टमक में टूटता है, इंटेस्टाइन में टूटता है, यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड से ग्लूकोज जो है ब्लड से होता हुआ सेल के अंदर पहुंचता है। यहाँ पे ग्लूकोज से हम लोग को एटीपी मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड देन ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों साइकिल्स की मदद से हम लोग को ग्लूकोज से ढेर सारी एटीपी मिलती है और हम चल फिर पाते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, बताया था। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतनी कॉम्प्लेक्स साइकिल्स का पढ़ने का यूज क्या है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल एक बार और देख लेते हैं कि हम लोग ने देखा कि यहाँ से हम लोग का जो ग्लूकोज है वो ब्लड से एंटर कर गया। ओके, ये हम लोग की ब्लड वेसल यहाँ एंटर कर गया सेल के अंदर। ये हम लोग का पूरा सेल समझ लीजिए इसको, यहाँ से लेके आपका ये पूरा हम लोग का सेल है। और इस सेल का ये साइटोसोल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, यहां से ग्लूकोज अंदर आया। ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की मदद से ये ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पायरुवेट जो है वो फिर इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर क्रेब साइकिल में चला जाता है और यहाँ पे हम लोग को एटीपी मिलती है। जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब हम लोग को थोड़ी सी एटीपी मिलती है। उसके बाद हम लोगों को जब क्रेब साइकिल में जब चलती है तब भी हम लोग को थोड़ी सी एटीपी मिलती है। ओके, तो इसके बाद हम लोग को जो एनएडीएच है, जो अल्टीमेटली फिर एटीपी बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है और वहां से भी हम लोग को एटीपी मिलती है। कहने का मतलब है ग्लूकोज अंदर आया, उसने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर घुस गया, पायरुवेट बनाया, कुछ कुछ हम लोग को ताकत, कुछ हम लोग को एनर्जी मिल गई। लेकिन पायरुवेट ने सोचा, यार मैं अपने आप को और स्क्वीज करता हूँ, इससे और ज्यादा एटीपी मिलेगा। ओके, इसीलिए पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे वो और स्क्वीज होता है और उसको निचोड़ा जाता है क्रेब साइकिल के थ्रू। और इसको पायरुवेट को जब और निचोड़ते हैं, ओके, तब फिर हम लोग को और एनर्जी मिलती है। ओके, उसके बाद हम लोग का इस तरीके से पूरी एनर्जी मिलने का प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस तो होता है साइटोसोल में, और क्रेब साइकिल का जो होता है वो
वो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि बीच में हम लोग को क्रेब साइकिल के बीच में हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ओके, इसीलिए हम लोग इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, किस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, किस तरीके से खाना हम लोग के कार्बोहाइड्रेट हम लोग के पेट में जाता है, वहां टूटता है, वहां से टूटेगा जब कॉम्प्लेक्स रोटी में पॉलीसेकेराइड है, उस रोटी का पॉलीसेकेराइड फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड जो है वो सेल के अंदर घुस जाएगा, फिर सेल में ग्लूकोज टूटेगा, टूटने के बाद वो एटीपी देगा और उस एटीपी से हम लोग चलेंगे फिरेंगे पढ़ाई करेंगे। ओके, चलिए हम लोग तो बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में नट शेल में बता देते हैं। वैसे आप लोग प्लीज यू गो टू माय ग्लाइकोलिसिस वाली स्लाइड्स और उसको डिटेल में देखिए। ओके, तो नट शेल में ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, वो टूटता है 3 कार्बन कंपाउंड में और 3 कार्बन कंपाउंड में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, इसमें टूटता है, इसमें हम लोगों के 2 एटीपी कंज्यूम होती है, हम लोग को 2 एटीपी इसको देनी पड़ती है, भाई ये तो ले रहा है अभी। ओके, इसमें 2 एटीपी हम लोग को देनी पड़ती है। अब हम लोग के पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल गया, इससे हम लोग को मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और यहां पर हम लोगों को 2 एटीपी मिलती है। दैट मीन्स कि हम लोग को 4 एटीपी मिलती है, क्योंकि ये वाली साइकिल भी रन करेगी, ये वाली साइकिल भी रन करेगी, तो हम लोग को 4 एटीपी टोटल मिलती है। लेकिन क्योंकि यार 2 एटीपी यूज हो गई हैं, तो इसको माइनस करेंगे 2 एटीपी, तो हम लोग का जो टोटल होगा वो है 2 एटीपी टोटल मिलती है हम लोगों को ग्लाइकोलिसिस में। ये हम लोग की ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का NADH भी मिलता है, और इससे भी फिर एटीपी जनरेट होती है, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, इसको अभी आप लोग मत समझिए। यहाँ पे इस ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों को ये 1 और ये नंबर 2 2 NADH मिलते हैं, NADH मिलते हैं। बॉडी सोचती है इस NADH का क्या करूं, फिर बाद में जब एनालाइज करती है तब बॉडी को समझ में आता है, ओ इस NADH से भी एटीपी निकाली जा सकती है, तो क्या करूं इसको मैं ले जाती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब वहां से एटीपी निकलती है। अभी बच्चों आप लोग इतना ही समझिए कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पे हमें 2 एटीपी मिल गई है। अब इस पायरुवेट का क्या होगा, पायरुवेट ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा लग रहा है कि इसमें से और एनर्जी निकलेगी। तब पायरुवेट क्या करता है, पायरुवेट जो होता है, ये पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, ओके, और इसमें जो एंजाइम लगता है वो लगता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम लगता है। ओके, यहां पर क्योंकि आप ये देखिए ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन जो है वो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ओके, और यहाँ पर कोएंजाइम ए ये यूज होता है, और इस केस में NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है, मतलब कि 2 NAD 2 NADH में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको मालूम है NADH के अंदर क्या ताकत है, इसके अंदर ताकत है एटीपी प्रोड्यूस करने की। शुरुआत में शायद बॉडी को नहीं पता, बाद में लगा कि नहीं इससे भी मैं एटीपी निकाल सकती हूँ, तो अब ये NAD से एटीपी निकलेगा बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, तो ये एक लिंकिंग स्टेप था जिसमें कि ग्लूकोज से हम लोग को मिला पायरुवेट, और पायरुवेट फिर कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये भागा भागा कहाँ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, ये चला जाएगा क्रेब साइकिल में, और ज्यादा एनर्जी लगा निकालने के लिए, और ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, ये जरा सा आप लोग बता देते हैं कि क्योंकि हम लोग का ये पूरा जो क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग की माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये अंदर का क्रिस्टा है। ओके, इसके बाद ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। क्रेब साइकिल यहाँ पे होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहां पर NAD जो है NADH जो है वो एटीपी देता है, या FADH2 जो एटीपी देता है, वो सारा कार्यक्रम, ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा होगा वो ये यहाँ पर होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। ये अपना सारा कार्यक्रम ना बदलने वाला, ट्रांसफर करने वाला, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्रेब साइकिल होगी मैट्रिक्स में, और सॉरी ये क्रिस्टा है, जो हम लोग इसका जो फोल्डिंग होता है इसको क्रिस्टा बोलते हैं। तो सॉरी, आई थॉट कि आई सेड क्रिस्टा,
फॉर द मैट्रिक्स। ओके, प्लीज रेक्टिफाई इट कि ये जो क्रेब साइकिल होगा वो मैट्रिक्स में होगा, और जो हम लोग की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी, और इसकी जो फोल्डिंग होती है उसको हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। इफ आई डिड मिस्टेक प्लीज मेक इट रेक्टिफाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं टीसीए साइकिल, दैट मीन्स की ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब हम लोग का ये भैया हम लोग के पास ये था, यहाँ ये था हम लोग का एस्टाइल कोएंजाइम में, जो हम लोग को पायरुवेट से मिला था। ओके, ये 2 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, यहां से आ गया ये हो गया यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन कंपाउंड और ये 2 कार्बन कंपाउंड ने आपस में दोस्ती कर ली। जैसे ही एस्टाइल कोएंजाइम आया अंदर मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ऑक्सैलो एसीटेट ने सोचा अब तो मेरा दोस्त आ चुका है। इन दोनों ने हाथ मिला लिया और ये बन गए 6 कार्बन कंपाउंड, जिसको कहते हैं हम लोग सिट्रेट। ठीक है, और बीच में जो एंजाइम लगा वो है सिट्रेट सिंथेज। ओके, और जो प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन, मतलब कि ऑक्सैलो एसीटेट एंड एस्टाइल कोएंजाइम ए का जो कंडेंसेशन हुआ उसको कहते हैं सिट्रेट। सिट्रेट जो है देन कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। इसमें कुछ नहीं हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है बाय द, और एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, एकोनाइटेज। देन आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और वही हम लोग के बाहर निकलता है। और यहाँ पर जो आइसोसिट्रेट ने और जो एंजाइम यूज हुआ है वो हुआ है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जहां भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है वहां पे एक H बाहर निकल आता है। अब जैसे ही ये H बाहर निकला, फटक से NAD ने उसको कैच कर लिया और ये बन गया NADH। ओके, NAD ने कैच किया और बन गया NADH। ठीक है, अब क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, वो बन गया 4 कार्बन कंपाउंड, कन्वर्ट हो गया सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में, और यहां पर भी एक कार्बन फटाक से निकल गया और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर। और यहाँ पे क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ, अल्फा डिहाइड्रोजिनेज। अब फिर से डिहाइड्रोजिनेज आ गया, दैट मीन्स फिर से एक H प्लस बाहर आएगा, और इस H प्लस को कौन कैच करेगा, इसको NAD कैच करेगा और बदल जाएगा NADH में। ठीक है, अब क्या हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सिनेट में बदल हो जाएगा। इसमें क्या है कि कौन सा एंजाइम लगा, सिंथेटेज लगा। ओके, विच एंजाइम, इट इज अ सिंथेटेज एंजाइम, जिसमें कि जैसे कि काइनेज एंजाइम होता है जो फॉस्फेट ग्रुप लगाता है, सिमिलरली ये सिंथेज और ये सिंथेटेज और ये सिंथेज में कोई सिमिलैरिटी मत समझिएगा। ये वो एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप देता है। इसने एक फॉस्फेट ग्रुप दिया और लगाया तो ये जीडीपी कन्वर्ट हो गया जीटीपी में, जो कि आगे जाकर ये भी एटीपी देता है। ओके, ये भी आगे जाके एटीपी देता है। अब सक्सिनेट जो है वो वो कन्वर्ट हो गया फ्यूमारेट में, 4 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे एक FAD एक FADH2 में कन्वर्ट हो गया। ये सारी वो चीजें हैं, FADH2 NADH ये सब वो चीजें हैं जिससे ATP बनेगा, जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाए और वहां पे एटीपी जनरेट करे। ओके, ये सब वो मॉलिक्यूल्स है। अब फ्यूमारेट जो है वो कन्वर्ट हो गया मैलेट में, और यहाँ पे एंजाइम लगा फ्यूमारेज, और एक यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हुआ, हाइड्रेशन रिएक्शन हुआ। अब ये मैलेट जो है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर भी एक H प्लस निकला जिसको कैच किया NAD ने और बन गया NADH। ठीक है, ओके, इस तरीके से ऑक्सैलो एसीटेट और एस्टाइल कोएंजाइम ने हाथ मिलाया, बनाया सिट्रेट, सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, इससे अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मालेट, ऑक्सैलो एसीटेट। अच्छा बच्चों, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको इसको याद कराने का एक बहुत ही इजी तरीका बताने वाले हैं। तो इसीलिए आप इसमें हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड यस, अगर आपका ये मैटर काम का है और आपको लगता है कि हाँ आगे आने वाली वीडियोस भी अच्छी होंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड यस राइट कमेंट्स ऑल्सो एंड गिव मी लाइक, प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। चलिए,
चलिए, तो ये हम लोग की पूरी टीसीए साइकिल थी और इसको याद करने का इजी तरीका आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे आप लोग ये याद रखिएगा कि जहां जहां ये एनएडीएच निकला है, इसको फेंकना नहीं है। ये फेंकने वाली चीज नहीं है। ये एनएडीएच, ये एनएडी, ये जीटीपी, ये एफएडी, ये एनएडी, ये फेंकना नहीं है। ओके, हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनका यूज करेंगे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो चलिए, ये हम लोग का था। अच्छा, ओके, तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको इजी वे में बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग ये जो इस सबको याद कर सकते हैं। देखिए, ये हम लोग के पास एक जोकर है। ओके, ये जोकर का नाम है सिट्रेट। ये बड़ा ही जोकर है, इसको जरा सा बोलते रहो कि तुम बड़े फनी हो, तुम बड़े स्टूपिड हो। ये बड़ा ही अपने आप को बड़ा वो फनी महसूस करता है। ओके, तो आप ऐसे याद रखिए, ओ सिट्रेट इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ओ सिट्रेट इज अ stupid is a stupid, silly, stupid, funny molecule. O O citrate is a सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। इस तरीके से आप लोग पूरा याद करिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में तो अंदर घुसा ही देंगे आप लोग। ओके, यू विल पुट इट इनसाइड और उसके बाद ऐसे याद रखिए, ओ फर्स्ट वर्ड याद रखिए, ओ सिट्रेट इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। सारी कहानी सिट्रेट के ही चारों, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोग इस निमोनिक से आप लोग याद रखिए इस पूरी साइकिल को। ओके, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग को इजी लगा होगा, क्योंकि आप इस तरीके से याद रखेंगे और इसको फंडामेंटली याद रखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का ग्लूकोज हम लोग के ब्लड में घुसता है। वो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है और यहाँ जाने के बाद हम लोग को कुछ एटीपी तो यहाँ पे मिलती है, कुछ एटीपी हम लोग को ग्लाइकोलिसिस में मिलती है। उसके बाद एनएडीएच जितने भी है और एफएडी वो हम लोग को एनर्जी एटीपी देती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल से कितनी एटीपी मिली। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस किया, हम लोग ने इंटरमीडिएट स्टेप भी पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग ने क्रेब साइकिल भी पढ़ लिया। अब ये भी तो देखना चाहिए कि हम लोग को इसमें से एनर्जी मिली कितनी, इतनी मेहनत करने के बाद एनर्जी कितनी मिली। तो आप देखिए यहाँ पर कि हम लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज सबसे पहले, लेट मी सी, ओके, तो हम लोगों को कितनी एनर्जी मिली यहाँ पे। हम लोग को ग्लाइकोलिसिस में, जब ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, मतलब उसी टाइम जबकि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग को मिली 2 एटीपी। और आप लोग ने ये भी देखा होगा कि हम लोग को यहाँ पर जब ये कन्वर्जन हो रहा था, हम लोगों को यहाँ 2 NADH भी मिला था। ये NADH चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक NADH जो होता है, एक NADH जो होता है वो 2 to 3 ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का ये 2 ATP जो है वो 6 ATP दे देगा। ओके, क्योंकि एक NADH 3 एटीपी देता है, तो 2 हम लोग को 6 देगा। ओके, तो ये 6 एटीपी और ये 2 एटीपी मिला के हो जाएंगे 8 एटीपी। ओके, अब हम लोग बीच वाले लिंकिंग स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया था, हम लोग को यहाँ पे 2 NADH मिला था, अगर आप लोग को याद हो। तो आप लोग फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए। कई जगह आपको 2.5 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ मिलेगा, क्योंकि 2 to 3 एक NADH जो है तो होता है वो 2 to 3 2 से लेके 3 एटीपी देता है। ठीक है, तो 2 NADH जो है हम लोग को 6 एटीपी देंगे, तो 6 एटीपी आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आ जाइए कि हम लोग के 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हम लोग को 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली जो सबस्ट्रेट लेवल पे आपने देखा होगा 2 एटीपी मिलते हैं। ओके, सबस्ट्रेट लेवल के, जबकि उसी टाइम क्रेब साइकिल के टाइम ही उसी वक्त हम लोग को 2 एटीपी मिल गए और यहाँ हम लोग को 6 NADH मिले। इस 6 NADH को आप जो हो वो 3 से मल्टीप्लाई करो। और एक चीज और देखो, एक FADH जो होता है वो 2 एटीपी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 FAD है, तो आपको यहाँ पे 4 एटीपी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 एटीपी मिल जाएंगे।
तो आपको यहाँ पे मिलेगा कुल मिला के 24 एटीपी, और इन सब को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 38 एटीपी। कहीं कहीं 2.5 से मल्टीप्लाई किया होता है तो उसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी साइकिल ये वाली कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेशन दोबारा करेंगे। तब तक बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़ते रहिए।